जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं एक आधुनिक भारत का वीडियो लेकर आया हूं। यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर और वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक वीडियो क्रमबद्ध रूप से दे रहा हूं, वो भी पीडीएफ के साथ में, ताकि आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत न पड़े। मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे सिराज उद दौला के बारे में। ये आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या बिहार 7th फेज की तैयारी करते हैं, या सी टेट, यूपी टेट, या एस टेट, या किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें आपका समान अध्ययन पूछता है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। अब प्रतिदिन मैं यूपीएससी लेवल की पढ़ाई आपको कराऊंगा, ताकि कितना भी हार्ड से हार्ड एग्जाम आए, आपका 90 से 95% सवाल बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे सिराज उद दौला के बारे में। किसके बारे में? सिराज उद दौला के बारे में। चलिए तो हम देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा, और आप इसमें से देखकर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। मैं एक एक आईएएस लेवल का जो कोचिंग है उससे मैं पढ़ाता हूँ। ढे आईएएस का नोट्स है, ठीक है। सिराज उद दौला, भैया सिराज उद दौला कब ये बनते हैं शासक? तो अलवर्दी के बाद। अलवर्दी के बाद में सिराज उद दौला शासक बनते हैं। तो अलवर्दी के बाद उसका नाती सिराज हो जाए। अलवर्दी के बाद उसका नाती कौन है? सिराज। 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। कब बने मेरे दोस्त? 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना, ठीक है। सिराज उद दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी, ये जब सिराज उद दौला जब राजगद्दी पर बैठा, तो इसके साथ ही साथ इसके प्रतिद्वंदी ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि सिराजू के 2 मौसी थी। एक थी आपका ढाका में थी, एक थी पूर्णिया में। जैसे घसीटी बेगम है, घसीटी बेगम भी है। इनके साथ ही साथ इनके दरबारी जो थे वो भी इनके विरोधी थे। तो कहने का मतलब, देखिए इनका कहानी बहुत मस्त लगेगा। तो कह रहा है सिराज उद दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधी में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। पूर्णिया के नवाब कौन है? शौकत जंग। इनके मौसी के वहाँ है, चचेरा भाई है, ठीक है। सिराज की मौसी घसीटी बेगम भी है। उसकी सेनापति जो है मीर जाफर, यानी अलवर्दी के दमाद। ये घर वाले ही इनके दुश्मन है। अब काहे ये अंग्रेज से जीते जाए? जब घर ही फूट जाएगा तो कोई किसी से जीतेगा? तो नहीं जीतेगा। फिर भी सिराज उद दौला इन्होंने देखिए क्या क्या किया। तो इनके प्रतिद्वंदी कौन कौन थे भाई? तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग थे। दूसरा चचेरा भाई है वो सिराज की मौसी घसीटी बेगम है, तथा सेनापति कौन है? मीर जाफर, ठीक है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिराज का अंग्रेज से संबंध कड़ुआहट भरा था। कहने के मतलब, जो सिराज थे अंग्रेजों से इनका संबंध बनता नहीं था। अब भैया इसके नहीं बनने का भी कोई कारण होगा, जिसके लिए कोई कारण जिम्मेदार है। अब हम देखते हैं कोई कारण है, उस प्रमुख कारण को देखेंगे कि क्यों सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहता था। तो सबसे पहले भैया, नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान और उपहार कंपनी द्वारा न देना। तो अंग्रेज जो थे जहाँ तहाँ अपना कंपनी खोल रहे थे, तो वो क्या करता था? इनको उचित सम्मान नहीं देता था, मान मर्यादा नहीं देता था, और कोई कंपनी द्वारा कोई उपहार, चाहे पैसा, टैक्स कुछ नहीं देता था। इस कारण सिराज उद दौला बौखलाए रहते थे। किससे? तो अंग्रेजों से। दूसरा कारण क्या है? तो नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। अब भैया नवाब के कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं मिला। तीसरा क्या है? नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम को किलेबंदी को सीज करना। एक कलकत्ता में फोर्ट विलियम बन रहा था, जो उस समय जानते हैं यूरोपियन भी बना रहे थे अपना फोर्ट विलियम, और अंग्रेज भी बना रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा? सिराज उद दौला ने कहा, भैया आप लोग फोर्ट विलियम का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन जो था, यूरोप की तरफ से फ्रांस जो थे, वो तो मान गए, लेकिन ये अंग्रेज नहीं माने। कौन? अंग्रेज नहीं माने। ये कहा कि नहीं हम बनाएंगे, ठीक है। अंग्रेज नहीं माने, इन्होंने बनाना अपना शुरू किया। नेक्स्ट देखिए। तो जब नहीं माने तो क्या किया सिराज उद दौला? तो कलकत्ता पर अधिकार 15 जून 1756 के लिए नवाब स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। जो सिराज उद दौला थे, इन्होंने उस पर आक्रमण किया। किस पे? अंग्रेजों पर। जो फोर्ट विलियम का निर्माण कर रहे थे, वहां पर आक्रमण किए। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। अब जो आक्रमण किया, तो वहाँ के जो गवर्नर थे अंग्रेज के, ड्रेक के, तो ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी, वहां से भाग गया। लेकिन मिस्टर हालवेल अपने कुछ सहयोगियों के साथ, ये एक इतिहासकार है, ठीक है,
हलवेल कौन है? एक इतिहासकार है। कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये उसी समय आ गया था भाई इतिहास लिखने के लिए, ठीक है। तो ये वहां मौजूद था, तो ये क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इनके साथ में और भी लोग थे जो आत्मसमर्पण किए। अब देखिए 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद जब यहाँ पर अधिकार कर लिया तो पतन हो गया, उसके बाद में सिराज ने बंदी बनाए गए 446 कैदियों को। भैया क्या हुआ कि इसमें 446 को बंदी बना लिया, कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है। और जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे। इसमें क्या था? स्त्री और बच्चे थे। एक घुटन युक्त अंधेरे में बंद कर दिया। अब ये कहा जाता है अंग्रेजों ने ये जानबूझ के ये कहानी बनाया या ये सचमुच के घटना हुआ, इसके बारे में हम लोग सही से नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जो अंग्रेज थे सिराजुद्दौला के बारे में ये कुछ चाहते थे कि कुछ ऐसा हवा उड़ा है कि सिराजुद्दौला को लोगों के नज़र में खराब कर दे और उसके बाद में इनको आक्रमण किया जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया देखिए कि एक घुटन युक्त अंधेरे में बंद कर दिया है। 21 जून को प्रातः काल एक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हार्लवेल भी शामिल थे। कौन थे? हार्लवेल भी शामिल थे। अब ये कोठरी में से निकला और निकलते हुए भागा स्पीड में। 21 को में से ये भी एक जीवित रहा और जीवित रहा, जैसे ही निकला भागा अंग्रेजों के पास और जाकर कहा, हे साहब सिराजुआ बहुत खचरा है। 10 बाई 15 के कमरा में वो तो क्या किया कि हमको 446 कैदियों को बंद किया, उसमें जिसमें भैया की कुछ स्त्री थी, बच्चे थे। खैर मनाइए, हम सबसे ऊपर थे इसलिए मेरा सांस चल रहा था। तो हम क्या किए कि जहाँ से थोड़ा सा मौका था उसी में नाक सटाकर खड़े थे, इस कारण से हम बच गए हैं और सबके सब मर गया। अब ये जाकर कहानी ये बनाकर कहा ये या सचमुच की घटना घटा था, इस पे कोई मतलब अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कर रहा है। अब इस खबर को सुनते ही क्या किए कि अंग्रेज इतिहासकार ने 20-21 जून की 20-21 जून की इस घटना को काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी। इस डेट को याद रखिएगा, 20 से 21 जून की। 20 जून दे सकता है और 21 जून को भी दे सकता है। कहेगा 20-21 जून कौन सी घटना है, तो इस काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि एक ही कोठरी में 446 कैदियों को रखा गया, जिसमें से सबके सब मर गया, 21 ही जीवित रहा, ठीक है। अभी ये बना के कहानी है कि सचमुच के है, ये अभी निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है। अब क्या किए कि यहाँ देखिए अंग्रेज द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अब फिर क्या किया लोग, एक मीटिंग बनाया लोग कि भैया हम लोगों को वहाँ पर अधिकार करना है। तो अंग्रेज द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में क्या किया, अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। फिर से अंग्रेज क्या किए कि क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया उसी पर अधिकार करने के लिए। इस सैन्य अभियान में एडमिरल वाटसन क्लाइव का सहयोगी था। अब क्या हुआ था कि भैया इसमें ये सबको मिला लिए थे, लेकिन इसके पहले एक संधि हो गया था। तो देखिए क्लाइव के पहले बलबज पर फिर 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर नवाब ने संधि कर लिया। इसी सिराजुद्दौला था, देखा कि रे भैया ये तो बहुत बड़ियार है क्लाइव। अब क्लाइव जो था एक चलबाज भी था, किनको किनको मिलाना है युद्ध जीतने के लिए ये सब जानता था, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले 2 जून 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और बलबज में भी कर लिया, ठीक है। अब इसी को देखते हुए डर गया सिराजुद्दौला, कहा कि एक संधि कर लिया जाए। तो संधि करने के लिए बुलाया गया। तो संधि कब हुआ मेरे दोस्त, 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराज के मध्य संपन्न। कहाँ पर संधि हुआ, तो अलीनगर की संधि की शर्तों के अनुसार हुआ। तो कहाँ पर संधि हुआ, अलीनगर में। तो अलीनगर की संधि कहा गया। अब नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को स्वीकार कर लिया। अब जितना था क्लाइव ने बोलते गया और नवाब जो थे अपने से डर के उनके सारे सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। कहा कि अब कोनो भलाई नहीं है भाई, या तो इसका प्रभाव देख ही रहे ना, बलपत पर भी अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया, इससे अच्छा मिल जाओ ना तो ये तो मुआइये देगा। उसके बाद में क्या हुआ, जिन अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया होता उसे वापस करते हुए बिहार जाना भी दिया।
अब भैया संधि भइल तो संधि में क्या हुआ कि जितना भी सिराजुद्दौला अधिकार किए थे उन सबको वापस करते हुए अब हर्जाना भी दे गया। तो मतलब कई दिन के कंपनी लॉस में चला तो उसके बदले में हर्जाना भी दे दिया। अंग्रेजों को सिक्का ढालने एवं कलकत्ते में किलेबंदी का अधिकार मिल गया। जो फोर्ट विलियम का काम चल रहा था वो भी किलेबंदी का अधिकार मिल गया। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेज ने कलकत्ता में अपनी टकसाला स्थापित कर लिया। अब इस संधि के बीच में बहुत से इसको फायदा हो गया। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर कंपनी ने नवाब से कहा कि वे फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दे। अब भैया आप तो सब तो बात मानना ही पड़ेगा ना। तो क्या किए, उसके बात को मानते हुए नवाब को मानना पड़ा और बंगाल से बाहर निकाल दिया। किसको? फ्रांसीसियों को। ताकि आप लोग जाइए। अब हम लोग अगला वीडियो में मेरे दोस्त प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। इसमें है, देखिए इसमें पढ़ा देते हैं। चलिए इसी में पढ़ा देते हैं। कितना मिनट हुआ है? 10 मिनट हुआ है। प्लासी के बारे में पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 में। कब होता है मेरे दोस्त? 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध कब हुआ? तो वो जब कलकत्ता पर अधिकार किया था ना सिराजुद्दौला, उसी समय से प्लानिंग बनने लगा। और जब क्लाइव को भेजा गया तो कहा गया कि उसको कैसे हराया जाएगा। तो जब क्लाइव संधि कर लिया था तो संधि कर लिया। अब संधि करने के बाद में उसको पता चल गया कि अरे बाप, इसका तो घर में किसी से बनता नहीं है। जब इसका घर में किसी से नहीं बनता है तो क्या करे, कुछ को मिला ले। अब कुछ को मिला लिया। देखिए वर्तमान में प्लासी जो है कहाँ पे है? नदिया जिले में है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जिला में? नदिया जिला में। किसके किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? प्लासी। ये एक जगह का नाम है। वहीं पे युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि भैया प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में कौन लिया? क्लाइव ने। और ये क्लाइव क्या किया कि अपना रणनीति चला और उसके परिवार को मिला लिया। देखिए इधर से देखिए कौन गया था? तो सिराजुद्दौला की तरफ से तो नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही थे। कौन थे? 3 राजद्रोही थे। तो एक मीर जाफर थे, ठीक है, उसके बाद या तलीफ थे, उसके बाद राय दुर्लभ थे। ये तीनों के तीनों गद्दार थे। लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से ये गए थे। अब गया तो तीनों को मिला लिया था। कौन? तो क्लाइव मिला लिया था कि भैया तुम लोग आना, लेकिन तुम लोग कुछ करना मत, हम उसके सारे सेना को पराजित कर देंगे। अब बस वही होबे किया मेरे दोस्त। आगे देखिए क्या हुआ कि 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। 23 जून 1757 को यहाँ सिराजुद्दौला नहीं आया था, ये सब सेना आए थे। नवाब की सेना का वफादार सिपाही, जब सिराजुद्दौला के जो वफादार सिपाही थे मीरमदान। कौन थे? मीरमदान और मोहनलाल। कौन थे मेरे दोस्त? मीरमदान और मोहनलाल। यहाँ देखिए मैदान में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये लोग लड़ा, पूरा लड़ा, जी जान से लड़ा, जितना तक जान बचा था तब तक लड़ा। लेकिन सिराज की सेना को तीनों धोखेबाज सेनापति क्या हुए? तीनों जो धोखेबाज सेनापति थे युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो गए। सारे सेना को मरवा दिए और खुद वापस हो गए, ठीक है। और वहां से प्लासी के युद्ध हार गए हैं। अब सेना को छीन भीन देख नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा। अंततः उसकी हत्या कर दी गई। किसका? सिराजुद्दौला के। ये भी चले गए थे, सॉरी हम वहां बोल दिए थे कि नहीं गए थे, ये भी गए थे। अब सेना को छीनबीन देखकर क्या हुए? घबरा गए और महल की ओर भागा। अंततः उसकी हत्या कर दी, पकड़ कर दिया लोग, क्योंकि सब तो मिला ही हुआ था ना। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब क्या हुआ भैया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया लोग। क्यों? क्योंकि वो तो मिला हुआ था और ये इसलिए मिला था कि तुम वहां पर कुछ मत करना, हम तुमको नवाब बना देंगे, ठीक है। इसी के चक्कर में ये हरवा दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। अब देखिए प्लासी के युद्ध के परिणाम के संबंध में यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया। अब भारत में मध्यकालीन भारत का युग अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। उसी समय कौन बोला था? प्लासी के युद्ध के परिणाम के संबंध में यदुनाथ सरकार ने कहा था। कब? 23 जून 1757 को कि मध्यकालीन युग अब अंत हो गया भाई, अब आधुनिक युग शुरू हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्ट्रैफटन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया। 17 से 60 के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपया घूस दिया। बाप, किसी लिए? कि हम नवाब बने रहेंगे।
मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए का घूस दिया। क्लाइव को वो क्षतिपूर्ति के रूप में 11,10,000 10 लाख 37,70,833 पाउंड प्राप्त हुआ। किसको? क्लाइव को। यहाँ से ये भेजते गया कुछ कुछ खाली किस लिए? तो भैया नवाब बनने के लिए। चलिए अगला वीडियो में हम आपको मीर जाफर के बारे में पढ़ाएंगे। 1 मिनट हो गया, चलिए मीर जाफर के बारे में अगला वीडियो में हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ज़्यादा समय हो गया, फिर अगला वीडियो में हम इस मिर्ज़ा जाफर कासिम के बारे में, इन लोगों के बारे में बताएंगे, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम डेली बनाएंगे, नहीं तो इसीलिए 1-2 दिन रुक रुक कर बनाते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।